अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मेरे पास एक मेहमान बैठे हैं जी। ये मेहमान आए हैं जंड, आप जानते होंगे पिंडी गेप जंड, जहाँ की मूंगफली बड़ी मशहूर है। तो ये वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और कैस्टर सीड के बारे में कुछ मालूमात इनको दरकार है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि बार बार यही सवालात रिपीट हो रहे हैं मेरे पास। कोई अगला बंदा आ जाएगा वो भी यही सवाल करेगा और पूरा दिन गुजर जाता है और हम यही सवाल बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो YouTube से ये फ़ायदा होता है कि तमाम लोगों तक ये मेरा जवाब पहुंच जाता है और उनमें से फिर अक्सर लोग जवाब लेके तो मुतमिन होके तो बैठ जाते हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि जी ये पहले तो ये बताएं जी कि आप मेरे पास कैसे पहुंचे, आपको मेरा पता कैसे चला? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं एक एक्टिव व्यूअर हूँ यूट्यूब का। तो कैस्टर सीड के बारे में रिसर्च थी, कुछ हाईलाइटेड वीडियोस हमारे सामने आई, तो उसमें आपकी वीडियोस भी हैं। तो ना सिर्फ ये कि आपकी वीडियोस देखकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि इस क्रॉप के बारे में स्टडी किया जाए, और अब स्टडी करने के बाद ये कंफर्म डिसीजन है कि हम इंशाल्लाह इसको अपने पास फार्म भी करना चाहते हैं। उसी सिलसिले में आज आपके पास हाजिर। चलें, आपके जो भी सवालात हैं आपको पूरा हक है कि वो मेरे से उनके जवाबात ले लें, और मैं कोई लिखा के तो करता नहीं हूँ। आपने जो भी सवाल पूछना है वो मैंने फिलबदी आपको जवाब दे देना है। तो मुझे नहीं पता कि आप मेरे से क्या पूछने वाले हैं। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, असल में माशाल्लाह आपकी रिसर्च भी है, तो हमने ख़ुद ये प्रिपरेशन की। एक एजुकेटेड आदमी का ये काम है कि वो एक सीनियर आदमी के पास आए तो उसकी टाइम की भी कदर करे, और ना सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन ले कि जो उसके लिए भी फेवरेबल हो और एक्सपीरियंस से गेन भी करे। डॉक्टर साहब, मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आपने अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बताया भी है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम ऑफ फार्मिंग, क्योंकि आप ये कहते हैं कि ये क्रॉप 3 दफ़ा हार्वेस्ट देती है ईयर में जी, तो हम इसका एग्जैक्ट टाइम ऑफ फार्मिंग सबसे सूटेबल बेस्ट हार्वेस्ट लेने के लिए क्या कर सकते हैं? देखें, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ जितने भी इदारे हैं या जो लोग इस पे काम कर रहे हैं और कहते हैं जी हम एक्सपर्ट हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को टके का नहीं पता कि भाई इसकी फार्मिंग होती कब है। अव्वल तो किसी को पता नहीं है। मैं एक इदारा है फैसलाबाद में, उनसे मेरी डिस्कशन हुई, उनको भी इस बार, हालांकि वो लोगों को सीड बना के दे रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि हार्वेस्ट कब होना है। इसका सिर्फ अपनी आप ऑब्जर्वेशन तेज कर लें तो आपको पता चलेगा कि इसका टाइम ऑफ सोइंग जो है वो पूरा साल ही है तकरीबन, सिवाय जनवरी के जब कोहरा पड़ता है उस वक्त ना लगाएं, अदरवाइज हर वक्त ये लगाई जा सकती है। अब उसकी मिसाल देते हैं। मैंने ये कैसे जारी किया, मुझे पता है कि लोग जो अकल से खाली हैं वो मेरे पे क्रिटिसाइज भी करेंगे, और इस तरह के आपको जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उसमें लोग नज़र आते हैं। मैं सवात गया, कलाम में मैंने इसकी जो फसल है वो लगी हुई देखी। अब कलाम एक ऐसा इलाका है जहाँ पे गर्मियों में भी रज़ाई लेनी पड़ती है और बर्फ़बारी वहाँ पे शदीद होती है। मैंने उसकी वीडियो भी डाली हुई है। क्या वहाँ पे जो कैस्टर बीन उगी हुई थी, मैं उसका फल तोड़ के लाया हूँ, बल्कि इधर मैंने रखा हुआ है, दिखाएं भाई, इधर कहीं पड़ा था, मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और ये गुच्छा मैंने वहीं से तोड़ा था। ये अब ये ड्राई हो चुका है और इसका बीज जो है वो अब हम इसलिए नहीं निकाल रहे कि ये कलाम का है, ताकि लोगों को समझ आ सके कि मैं जो बात करता हूँ वो प्रैक्टिकल होती है, वो किताबी नहीं होती। और मैं ये वहाँ से तोड़ के लाया था। आप मेरी कोई आज से कोई 15-20 वीडियो पीछे देखेंगे या 25 के करीब, तो ये उस वक्त मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी और वो दिखाया भी था कि ये देखिए ये कलाम है, और यहाँ पे टेम्परेचर शायद 14 डिग्री था उस वक्त, दिन के वक्त, दोपहर के वक्त। रात को तो वो 0 हो जाता होगा या 2-3 डिग्री होता। तो वहाँ पे ये लग सकती है और ख़ुद ब खुद उगी है। तो फिर कोई बात रह जाती है कि यार ये कब इसका सोइंग टाइम है। भाई जब खुद ब खुद उग रही है, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये उग रही है, तो आप कहते हैं जी कि इसका टेम्परेचर वो सोइंग टाइम कौन सा है? ये पूरा साल उगती है, सिवाय
जब कोहरा पड़ता है बहुत ज़्यादा, यानी बर्फबारी हो जाए, तो उस वक्त बीज जर्मिनेट नहीं करता। तो जब भी 15, 16, 14 डिग्री टेम्परेचर हो तो आराम से, आजकल भी लग रही है। और मैंने इसीलिए अपने दफ्तर में गमलों में बीज लगा के तो देखा, और वो अब तकरीबन 8 इंच 9 इंच के पौधे हो चुके हैं। अगर ये इस वक्त ना लग सकती होती तो फिर वो क्यों उगे। लेकिन ये चीज़ मेरे जैसा नाम रखने से मेरे जैसा एक्सपर्ट कोई नहीं बन जाता, वो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ऑब्जर्वेशन तेज करनी पड़ती है। चलें खैर, अब अगला सवाल। तो डॉक्टर साहब, जब आपकी सोइंग किसी भी टाइम पीरियड पे आ गई तो क्या हार्वेस्ट साइकिल जो है वो उसी सो से रिलेट करेगी, या हम आइडियल टाइम लाइंस को फॉलो करें तो हमें अच्छा प्रोडक्ट तब मिलेगा? ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि इसकी फसल जो है वो 3.5 माह बाद आती है तो उसके बाद बाकी ज़ीरो हो जाती है, ऐसा नहीं है। इस पे पूरा साल फूल लगते रहते हैं, पूरा साल इससे क्रॉप आती रहती है। आपने अगर 3.5 माह बाद काटी है तो उसमें से जो बड़े सीड होंगे, जो रेड हो गए होंगे, वो ब्राउन, वो काट लें, बाकी छोटों को छोड़ दें, वो अगले 2-3 माह में वो बड़े होके और वो हार्वेस्ट कर लें। ये एक ऐसी फसल है जो रेगुलर आपको देती रहती है। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा काट ली और उसके बाद जो है वो 3.5 माह तक, यानी ये कोई मुर्गी नहीं है जो कुड़क बैठ गई। ये पौधा है, इसने लगातार देना है। ये यानी हमारे लोग ये समझते हैं कि जैसे मुर्गी, देसी मुर्गी होती है, कुड़क बैठ गई, 3 महीने का वक्फा, फिर उसके बाद दोबारा, ऐसा नहीं है। ये आप मेरे पे नहीं, तो आप खुद जाके देख लें, जो खुद रो लगी हुई हैं वो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ नॉलेज के लिए, कि हमारे यहाँ जो इदारे कह रहे हैं ना कि हमारे पास ये जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड है, वो इम्प्रूव्ड सीड किसी हद तक है और वो कोई बड़ा मार्का नहीं है। आप अगर, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप 20 मुर्गियाँ रखते हैं और उसमें से 4 मुर्गियाँ बहुत अच्छे अंडे देती हैं, तो आप उनके अंडों से जो बच्चे निकलवाएंगे उसको आप कहते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटी। जी ठीक है जी। वो अल्लाह ताला बनाता है, हमारे इदारों का कोई उसमें रोल नहीं है ये। और शुरू से ही जो इम्प्रूवमेंट होती है वो नेचुरल सिलेक्शन से पहले होती थी, फिर इंसान ने शुरू कर दी कि जो भाई अगर मियाँ बीवी लंबे हों तो बच्चे भी लंबे ही आएंगे ना। तो इस वजह से वो सिलेक्शन है, जेनेटिक सिलेक्शन, और ये हमें पढ़ाई गई है। क्योंकि मैंने भी मास्टर्स इसमें की हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो ब्रीडिंग में, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में, तो मेरे से बेहतर कौन जानता होगा। इसलिए लोग जो ये समझते हैं कि भाई ये इदारा है और इसमें बहुत बड़ा कोई काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप भी कर सकते हैं, फार्मर भी कर सकता है। अब मैंने इसका बीज 4000 एकड़ पे लगवाया, तो कैसे लगवाया? मैंने सिर्फ 100 किलो बीज उस इदारे से एक से लिया, बाकी मुझे लोगों ने वो सीड दिया जो पहले इससे क्रॉप ले चुके थे। उन्होंने मेरे से रब्ता किया और मैंने तकरीबन 2500 केजी एक ही फार्मर से उठा लिया। सिंध का फार्मर था, मेरे पास उसकी रसीद भी है, मैंने उसको पेमेंट कर दी और उस बीज को मैंने आगे रेप्लिकेट किया और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया। तो 100 किलो से तो 4000 एकड़ नहीं लग सकता था ना, तो ये मैंने फिर इस तरीके से किया। जी अगला कोई सवाल है? जी डॉक्टर साहब, अब आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने हम तक पहुंचाई है उसमें आप कहते हैं कि ये आपको तकरीबन 35 मन का हार्वेस्ट देती है सिंगल क्रॉप, और जिस तरह आपने अभी टाइम लाइंस में हार्वेस्टिंग की बताई कि आपका फ्रूट एक दफ़ा डेवलप हो जाता है, उसका सीड जिस तरह सूखता जाता है उसको हम हार्वेस्ट करके कलेक्शन करते जाते हैं। तो आप ये कहते हैं कि हमारी 1 ईयर साइकिल के ऊपर हमें 35 मन की क्रॉप उम्मीद है कि ये मिल जाएगी? इससे ज़्यादा होगी। मैं कम बताता हूँ कि कल को हमारे बंदे ऐसे हैं कि अगर कम हो गया तो इन्होंने मेरे खिलाफ महाज खड़ा कर देना है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो कहेंगे जी हमारी अपनी एफर्ट है जी। तो इसलिए इनको चले इनकी एफर्ट से जी बिल्कुल ठीक है। मतलब हम टोटल क्वांटिटी को अपने पास 35 मिनिमम एक सोच रखें कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही हमें क्वांटिटी पर ईयर मिल सकती है थ्रू अच्छी ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद हम थोड़ा बैकवर्ड जाते हैं, हम आपसे ये पूछते हैं कि सीड कॉस्ट और कंजम्पशन पर एकड़, ये आप थोड़ा सा हमें गाइडलाइन दे दें। इसके साथ ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि इसकी प्लांटिंग टेक्निक,
اب جیسے یہ آپ کے سامنے پیٹرن بنا ہوا ہے, آپ یہاں پہ تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ بیڈ پریپریشن کیسی ہونی چاہیے, بیکاز اب میں بالکل نیا فارمر ہوں, میں اس لیے آپ کی اس چیز میں ساری بات جاننا چاہتا ہوں. ہم نے بہت جگہ دیکھا کہ یہ ماؤنٹس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ماؤنٹ بنا کے اوپر ان کے اوپر لگائی ہوئی, کیوں ایسا ہے؟ کیا پانی تنے کو نہیں لگنا چاہیے, کیا فرٹیلائزر ڈائریکٹ نہیں لگنا چاہیے, کیا وجہ؟ نہیں, ایکچولی 3 فٹ کا بیڈ بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ایک تو پانی کی بچت ہوتی ہے جی, یہ 3 فٹ درمیان میں ڈرائی ہے جی, اور سائڈوں پہ 3 فٹ جو ہے وہ 3 فٹ اس طرف پانی گزر رہا ہے, یہ ایک سپرنگ کی طرح زگ زیگ پانی جاتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اب پانی آدھے ایکڑ کو لگا, جی, پودے آپ نے پورے ایکڑ میں لگائے جی, لیکن پانی آدھے ایکڑ کو لگا کیونکہ آدھا ایکڑ تو آپ کا ڈرائی ہے. اب دونوں سائڈوں پہ آپ کا جو بیڈ بنا ہوا ہے اس کی جہاں پہ سلوپ ہے اس جگہ پہ بیج ڈالنا چاہیے تاکہ نمی تو جائے جی, لیکن پانی ڈائریکٹ جو ہے وہ اوپر بیج کے کھڑا نہ ہو جائے, جی بالکل ٹھیک. اس لیے آپ نیچے نہیں لگا سکتے. اور یہ لوگوں کو مجھے یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ حالانکہ یہ کوئی نیچرل سی بات ہے کہ یہ سب سے زیادہ کہاں لگی ہوتی ہے, قدرت نے اس کو کہاں لگایا؟ سوامپس میں, ادھر مطلب نہروں کے کنارے, جی, نالے کے کنارے. جی, نالے. بھائی قدرت اشارے تو دے رہی ہے آپ کو کہ بھئی یہ ادھر لگتی ہے, قدرت نے لگا کے دکھا دیا اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی لگے گی کہاں پہ. بھئی نہر کے کنارے کیوں زیادہ لگتی ہے کہ نمی ہوتی ہے لیکن پانی نہر کا اس کے اوپر نہیں چڑھتا. ڈاکٹر صاحب اس سے جو واٹرنگ کر رہے ہیں ہم, اب اس کو جب ہم نے وقتاً فوقتاً پانی دینا ہے, کیا ہم اسپرنکلر پانی پودے کو جو جرمینیٹ کر چکا اس کو دے رہے ہیں یا بیڈ میں چلا رہے ہیں, فلڈ اریگیشن ٹائپ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اگر آپ بیڈ بنائیں گے تو فلڈ اریگیشن کریں گے, جی ٹھیک ہے, لیکن سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ڈرپ اریگیشن کر دیں, وہ کر لیں. یا پھر میں نے بتایا تھا کہ آپ چکوال قریب ہی ہے نا آپ کے, جی ہماری نیبرنگ ڈسٹرکٹ, آپ کے علاقے میں نے دیکھے چھوٹے ٹریکٹر چلتے ہوئے, جی ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ایک ٹینکی لگی ہوتی ہے جی, اور ایک پائپ لگا ہوتا ہے. آپ اسی سے تھوڑا تھوڑا پانی جہاں پودے 3 فٹ پہ ہیں وہ لگاتے جائیں. اگر پی ایچ اے پورے لاہور کے گرین بیلٹس کو, پودوں کو, درختوں کو, پارکس کو اس ٹینکی سے پانی دے سکتی ہے تو فارمر 1 ایکڑ کو نہیں دے سکتا, آسانی سے دیا جا سکتا ہے. اس میں 2 فائدے آئیں گے آپ کے پاس. نمبر 1, آپ کی جو ویڈز ہیں یعنی جڑی بوٹیاں وہ نہیں اگیں گی. پانی کی اتنی بچت ہے کہ آپ 1 یا 2 ٹینکیوں میں پورے ایکڑ کو دے دیں گے. جی ہو سکتا ہے, جہاں ٹیوب ویل چلانا اتنا پانی, بھائی چلیں آپ سولر پہ لگا لیا لیکن گراؤنڈ واٹر کو تو نقصان پہنچا رہے ہیں نا, اس کا لیول اور نیچے کر رہے ہیں. تو بھائی پانی بچانا ہے, اگر مفت میں مل رہا ہے تو ضائع نہیں کرنا, تو آپ اس طریقے سے کر لیں. اب آ گیا جی اگلا کیا تھا سوال؟ سیڈ کاسٹ, کنزمپشن کتنی پر ایکڑ, اور سیڈ جرمینیشن ٹائم لائن, کتنے عرصے میں آپ کو ایک میرے جیسے بالکل نیو فارمر کو کیا رزلٹ ملے گا؟ ہم سیڈ پلانٹ کرتے ہیں تو کتنے دنوں میں ہم پودا دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیمپریچر پہ. جی ٹھیک ہے, اگر ٹیمپریچر بہتر ہے یعنی اراؤنڈ 25 to 30 ڈگری ہے تو پھر تو یہ ایک بیج جو ہے اس کو 4 سے 5 دن لگتے ہیں, وہ پودا باہر نکل آتا ہے. لیکن اگر ٹیمپریچر کم ہے, ٹھنڈا ہے, تو پھر اس کو جرمینیشن میں ٹائم لگتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بایولوجیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ٹیمپریچر سے کو ریلیٹ کرتی ہے. تو وہ جیسے ہی آپ کا ٹیمپریچر آپٹیمم ہوگا وہ اس میں سے بیج سے پودا باہر نکل آئے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کوئی 10-12 گھنٹے پہلے اس کو بھگو لیں, بیج کو, تاکہ نمی آئے. نمی سے شیل پھٹ جاتا ہے اندر سے پودا. یہ جتنے بھی پودے ہیں نمی لے کے اوپر اگتے ہیں. اگر ڈرائی فارم میں اگر کبھی دیکھا ہے کہ بوری میں پڑا ہوا اگا ہے, نہیں, کیونکہ ڈرائی ہوتا ہے. اگر آپ پانی میں ہی ڈبو دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جڑیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو پانی کے انٹریکشن سے یہ جرمنیٹ کرتے ہیں. سیڈ کاسٹ اور کنزمپشن. جی دیکھیں, جو سیڈ کی کاسٹ ہے جو میں دے رہا ہوں وہ تو ظاہر ہے تھوڑا سا میں اپنا مارجن رکھ کے دیتا ہوں. اب جو سرکاری ادارے ہیں ادھر کیونکہ جو اوپر نیلے دالے بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے, وہ تو تنخواہ لے رہے ہیں سرکاری طور پہ. وہ 2-2, 2.5 لاکھ, ساتھ میں گاڑی بھی سرکاری, پیٹرول بھی سرکاری, ہو سکتا ہے کہ اس میں ترکاری بھی سرکاری. تو وہ سارا کر کے تو وہ تو کم ریٹ پہ دے سکتے ہیں, میرے سے کم ریٹ پہ دیں گے.
لیکن میں نے تو ساری ریسرچ بھی اسی پیسے سے کرنی ہے. آپ کو بیج کی سلیکشن نالج سارا کچھ اپنی جیب سے کر کے دینا ہے, تو میرا ان سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو 6500 روپیہ 1 ایکڑ کا خرچہ ہے اس وقت سیڈ کاسٹ میں. سیڈ کاسٹ. جی ٹھیک ہے جی, تقریباً آلموسٹ 1100 پر No, not 1100, it is about 1300. 1300. اور کتنے کے جی بن گئے یہ جی؟ 5 کلو لگتا ہے آپ کا. جی ٹھیک ہے. تو دو سیڈ آپ نے ایک سوراخ میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تاکہ اگر دونوں فٹ اگ گئے تو جو کمزور ہے اس کو کاٹ دیں. جی ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آج کی یہ ویڈیو. بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے کیونکہ یہ میرے سے یہ سارے سوالات پوچھنے آئے ہیں اور سارے یہی پوچھتے ہیں. یہ آگے